तो हम केस कर रहे थे सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम बंगूरा एंड कंपनी का। तो यहाँ पे क्या था कि सत्यव्रत घोष ने एक केस कर दिया, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज एक्विजिशन इज़ टेम्परेरी, हैंस इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये इम्पॉसिबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि एक्विजिशन क्या है, टेम्परेरी है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन है वो किसके फेवर में गया, सत्यव्रत घोष के फेवर में गया। ठीक है, तो अब इंडिया में क्या होता है कि कोर्ट ऐसे ही नहीं किसी को ये कह देता, डिसीजन दे देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है। ठीक है, कोर्ट पूरी तरह से चेक करता है कि क्या ऐसी सिचुएशंस अराइज हो गई हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं है, तब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होता है। तो अब क्या है, एक और केस दिया हुआ है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन स्वरूप का। इसमें क्या था कि एक मदन स्वरूप है एडवोकेट, उसे बीकानेर सरकार ने हाई कोर्ट में अपॉइंट किया। फिर बाद में क्या हुआ, बीकानेर राजस्थान में मिल गया और बीकानेर हाई कोर्ट क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और जोधपुर में हाई कोर्ट खोली गई। अब मदन स्वरूप की नौकरी जो है वो कहाँ थी, वो बीकानेर हाई कोर्ट में थी, तो उसने केस कर दिया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो वो कोर्ट है वो ही क्या कर दी गई, बंद कर दी गई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, समाप्त हो गया ऐसी सिचुएशन के कारण, ना कि तोड़ा नहीं गया बल्कि क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हुआ और जो वो मदन लाल है उसको किसी टाइप की कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ। अब इसकी क्या एक्सेप्शन है, सबसे पहले डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब प्रॉमिसर ये नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जो है वो उसमें डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता कि अब ज़्यादा प्राइस लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने पर, तो इस बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबिलिटी के अंडर नहीं ला सकते और ये जो डॉक्ट्रिन है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ऐसे ही कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। अब कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या आता है कि प्राइस राइज हो गए, ठीक है, वेजेस में इंक्रीज़ हो गया, प्रॉफिट कम है, मौसम ख़राब है या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसा कहकर भी आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है इम्पॉसिबिलिटी का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, वो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन कहे कि पहले जो है कोई प्रोडक्ट वो 100 रुपये का ख़रीदता था, फिर उसे आगे जो है 200 रुपये का सेल करता था, तो अब वो प्रोडक्ट जो है मान लिया प्राइसेस बढ़ने के कारण, मान लिया लॉकडाउन में प्राइसेस बढ़ने के कारण वो प्रोडक्ट अब कितने का हो गया, वो 160 का हो गया और वो अब 200 में उसे सप्लाई करना है। तो वो अब ये कहे कि नहीं प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, अब मुझे प्रॉफिट कम होता है तो इसलिए मैं इसको सप्लाई नहीं करूँगा, तो ये इम्पॉसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है स्ट्राइक, लॉकआउट, रायोट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा होने पर, स्ट्राइक्स होने पर, लॉकआउट्स होने पर, राइट्स या सिविल डिस्टर्बेंसेस होने पर कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है हरि लक्ष्मण वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई नमक बनाने की कढ़ाइयाँ
थी और उसका जो रिपेयर करता था उसने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया। उसने ये दिया कि उसने ये कहा कि जो लेबर है वो स्ट्राइक पर है, तो इस कारण से लेबर स्ट्राइक पर है, वो उसने ये कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब क्या डिसीज़न दिया गया कि ये कहना जो है ठीक नहीं है और उसे जो है कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं और एक ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की हेल्प आप नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सबसे पहले है जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये अगर अप्लाई होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो वॉइडेबल नहीं होता कि एक पार्टी के कहने पर वो वॉइडेबल होगा, वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड, अगर किसी पार्टी ने कोई प्रॉफिट, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वॉइड हो गया और किसी पार्टी को कोई प्रॉफिट हुआ है या उसे कोई अमाउंट मिला है, तो वो प्रॉफिट या वो अमाउंट उसे दूसरी पार्टी को वापस करनी होगी। लॉ रिफॉर्म एक्ट 1943 के बेस पर अगर प्रॉफिट जिसने प्राप्त किया है पार्टी ने, उसने कोई खर्चा भी किया है, ठीक है, तो वो अपने इस खर्चे की रकम को प्राप्त करने के लिए कोर्ट की हेल्प ले सकता है। अगर कोर्ट चाहे, उचित समझे, तो उसे दूसरे पार्टी से इसे दिलवा सकती है या फिर जो प्रॉफिट उसे वापस करना है उसमें से वो काट सकती है। अब यदि किसी पक्षकार ने कोई कैश के अलावा कोई प्रॉफिट गेन किया है, मूल्यवान लाभ, कोई और मूल्यवान लाभ कोई प्राप्त किया है, ठीक है, मतलब कोई उसे कोई प्रोडक्ट मिल गया है या कुछ और मूल्यवान लाभ उसे मिला है, तो न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दिलाने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है। तो क्या है कि जिस पार्टी ने प्राप्त किया है तो वो पार्टी को वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन ये जो मूल्य है, जो प्रॉफिट उस पार्टी को हुआ है, वो प्राइस उस प्रॉफिट के जो रियल प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टी को कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक था हमारा।